हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स फॉर जेनेटिक स्टडी इन मैन। मतलब कि कैसे हम इम्यून सिस्टम का यूज़ करके जेनेटिक स्टडी कर सकते हैं। सिलेबस में अगर देखेंगे तो एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 के 9.1 सब टॉपिक में ह्यूमन जेनेटिक्स पढ़ना है हमें। उसी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स पढ़ना है कि कैसे इम्यून सिस्टम का स्टडी करके भी हम जेनेटिक डिफरेंसेस इन अ पॉपुलेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इम्यूनोजेनेटिक्स एक टर्म आता है, उसको समझ लेते हैं। इम्यूनोजेनेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब हमारे अंदर जो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है किसी पैथोजन को लेकर या किसी भी डेंजरस बॉडी सेल्स को लेकर, जिसे कि खतरा समझता है हमारा बॉडी, तो उसके पीछे जेनेटिक्स इन्वॉल्व होता है। मतलब वो जो रिस्पॉन्स होता है इम्यून सिस्टम का, वो जीन के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। तो अगर हम किसी तरह एक पॉपुलेशन है सपोज दैट, उसमें अलग अलग लोगों का इम्यून रिस्पॉन्स अगर हम निकाल लें तो कंपेयर किया जा सकता है कि कितने परसेंट का रिएक्शन किस तरह का होता है। ठीक है, तो इससे हम जेनेटिक डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऐसे इम्यूनोजेनेटिक्स includes the study of normal immunological pathways and identification of genetic variations that result in immunological defects। अभी मैंने यही बात कहा आपसे कि क्या क्या रिस्पॉन्स होता है हमारे इम्यून सिस्टम का, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनके वेरिएशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे कि हमें इम्यूनोलॉजिकल डिफेक्ट्स और डिफरेंसेस का पता चल सकता है एक पॉपुलेशन में। तो इधर एक पिक्चर लगाया मैंने आपके रेफरेंस के लिए। ये एक पैथोजन है, बाहरी कोई फॉरेन सेल या बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा कुछ हमारे बॉडी में जब एंटर करता है तो ये आपको दिख रहे हैं जो ये है ग्लोब्यूलिन्स, इसे हम ग्लोब्यूलिन्स कहते हैं। एंटीबॉडीज़ बेसिकली, जिसे आप जानते हैं एंटीबॉडीज़ के नाम से, ये आ करके इस पर अटैच हो जाते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो एंटीबॉडीज़ सबसे पहले आपको समझना होगा कि कहाँ से प्रोड्यूस होता है। तो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में बी सेल से। ठीक है, ये बी सेल्स क्या है? ये एक तरह का आपका ये इम्यून सेल है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम में बहुत तरह के सेल्स निकलते हैं, उसमें से एक बी सेल निकलता है। ठीक है, बी सेल एक लिम्फोसाइट बेसिकली है। ठीक है, तो लिम्फोसाइट, इसके अलावा और कौन कौन से सेल होते हैं? टी सेल्स होते हैं, ठीक है, फेगोसाइट्स होते हैं। तो ये अलग अलग तरह के इम्यून सेल्स हैं। ठीक है, तो बी सेल से प्रोड्यूस होता है एंटीबॉडीज़। हम आज उस एंटीबॉडीज़ के हेल्प से पॉपुलेशन में जेनेटिक्स का डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो इम्यूनोलॉजिकल मेथड जो है वो डिपेंड करता है किस पे? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन पे। कैसे रिएक्ट करता है हर एक इंडिविजुअल पर्सन का एंटीबॉडी किसी खास एंटीजन के सामने, उसी को हम असेस करके जेनेटिक डिफरेंसेस निकालते हैं। और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारे एंटीबॉडीज़ का, वाई शेप का होता है। अभी इसको हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट रीजन अलग अलग होता है। ठीक है, अभी इसको देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं, एंटीबॉडीज़ 5 तरह के होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ऐसे ही करके डी, ई और एम। तो आपको शॉर्टकट में याद रखना है ए जी डी ई एम। ए जी हो गया जिससे हम पुकारते हैं किसी को, डी एम भाई साहब जो आप बनने वाले हैं, ई एक एक्स्ट्रा है, याद रखना है। ठीक है, शॉर्टकट है, याद हो जाएगा। अभी इन सब का रोल जो है वो अलग अलग है। आई जी ए का रोल अलग है, आई जी जी का रोल अलग है। ठीक है, अभी हम इसके अंदर डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि ये सब क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे नहीं किया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि इन के डिफरेंसेस, मतलब
हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल मेथड है उसमें मतलब बस हमें दिखाना है कि इसका रोल हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी इसके डिटेल्स में हम नहीं जा रहे। फिर क्या है, ईच एंटीबॉडी इज मेड अप ऑफ 2 हेवी प्रोटीन चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। तो इनका स्ट्रक्चर देखिए नीचे दिया हुआ है। यह कहना है कि 2 हेवी प्रोटीन चेन और 2 लाइट चेन, ठीक है। इसको आप एक समझिए, तो 2 इधर लाइट चेन हो गया और 2 इधर हेवी चेन हो गया, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ लाइट चेन आर रिकॉग्नाइज्ड, कप्पा एंड लेम्डा। तो ये आपको याद कर लेना है, कप्पा और लेम्डा, ये लाइट चेन्स का नाम हो गया। अब हेवी चेन्स आर डिफरेंट फॉर ईच क्लास ऑफ एंटीबॉडीज़। कप्पा और लेम्डा तो हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन में पाया जाएगा, लेकिन जो हेवी चेन है वो हर एक इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए अलग अलग है, ठीक है। एंटीबॉडी चेन्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 2 रीजन्स, वेरिएबल रीजन एंड कांस्टेंट रीजन। अभी हमने ऊपर भी देखा था कि कौन सा वेरिएबल रीजन और कौन सा कांस्टेंट रीजन है। ये आपको डायग्राम, इजी सिंपल डायग्राम बनाकर पेपर में दिखाना है। क्वेश्चन का जब आप आंसर लिखेंगे 10 to 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा। तो ये सिंपल सा डायग्राम आप दिखा देंगे। देखिए, ये रीजन आपका होता है कांस्टेंट रीजन और ये रीजन होता है आपका वेरिएबल रीजन, ठीक है। और ये जो ऐसे लाइनिंग करके हम दिखाते हैं, इसे भी आप वेरिएबल रीजन दिखा सकते हैं। और जो टिप होता है, टिप, इसके बीच में जो जगह होती है, यहीं पे एंटीजन जो है वो बाइंड होता है। तो आप इस गैप को दिखा सकते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट के रूप में, ठीक है। तो ये जो पूरा कंप्लीट है इसे हम लाइट चेन कहते हैं और इसमें भी ये वेरिएबल रीजन है। मतलब कि पूरा लाइट चेन हमेशा वेरी नहीं करता है, कप्पा और लेम्डा जो होता है वही वेरी करता है। अभी देखिए यहाँ पर भी वैसे ही दिया हुआ है, दिस इज़ लाइट चेन एंड दिस इज़ हेवी चेन। अब इन दोनों के बीच में जो हिंज रीजन है वो भी दिखाया गया है इसमें। थोड़ा सा ये एडवांस्ड पिक्चर है और यहाँ पे आप वेरिएबल पोर्शन और कांस्टेंट पोर्शन इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। अच्छा, फिर क्या है, ऑल 5 टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज ऑकर इन ऑल इंडिविजुअल्स बट जेनेटिकली वेरिएंट टाइप्स ऑकर। IgA से लेकर IgM तक सारे 5 अवेलेबल हैं सबके अंदर, बट हर एक के अंदर थोड़ा सा वो जेनेटिकल डिफरेंस आ जाता है, जेनेटिक डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। दिस वेरिएशन इज कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन एलोटाइप्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है इस टॉपिक का, इम्यूनोग्लोबुलिन एलोटाइप्स। इसी के मदद से हम जेनेटिक असेसमेंट कर पाते हैं पॉपुलेशन का, कितने तरह के एंटीबॉडीज़ पाए जा रहे हैं, कितना जेनेटिक वेरिएशन पाया जा रहा है। जैसे ब्लड ग्रुप में हम देखते हैं A, B, O, AB, अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वेरिएशन है ब्लड ग्रुप का। सेम हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं उनमें भी वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। और इसी वेरिएशन से हम, इस वेरिएशन के परसेंटेज से, सपोज कितना परसेंट कौन सा अवेलेबल है, उसके हिसाब से हम जेनेटिक असेसमेंट करते हैं। एलोटाइप्स आर फॉर्म ड्यू टू डिफरेंसेस इन कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडीज़। एलोटाइप्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो अगेन कांस्टेंट रीजन ऑफ एंटीबॉडीज़ में जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, मतलब दिस रीजन, इस रीजन में जो वेरिएशन होता है इंडिविजुअल्स में, उसे हम कहते हैं, उसके वजह से एलोटाइप्स फॉर्म होते हैं बेसिकली, ठीक है, ना कि ये वाला रीजन। वेरिएबल रीजन तो हर किसी में अलग होता ही है। जब कांस्टेंट रीजन में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि जेनेटिक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। सम वेरिएशंस
एसोसिएटेड विथ हेवी चेन्स आर। अब हेवी चेन्स में हमने कहा कि वेरिएशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमारा जो कांस्टेंट रीजन है उसमें जो वेरिएशन देखने को मिलता है वो कौन कौन सा सिस्टम है। जैसे ब्लड ग्रुप में हमने देखा ना ए बी ओ इस तरह का, तो इसमें भी कुछ सिस्टम्स हैं, जीएम सिस्टम, एएम सिस्टम, आईएनवी सिस्टम, ओजेड सिस्टम। तो हर किसी का रिलेशन अलग अलग ग्लोबुलिन के साथ है। वैसे ही जैसे ए पॉजिटिव ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है ना, वैसे आईजीजी में भी अगर जीएम सिस्टम है तो इसमें भी 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग इसके एलोटाइप्स पाए जाते हैं। बस यही है, इतना ही है। तो ये मैंने आपको अलग से लिख दिया है कि किसका रिलेशन किससे है। जीएम सिस्टम का आईजीजी से है, एएम सिस्टम का आईजीए से है, और आईएनवी सिस्टम का कप्पा लाइट चेन से है, ओजेड सिस्टम का लैम्डा लाइट चेन से है। तो इतने तरह के वेरिएशन सिस्टम्स है, ठीक है। अब वेरिएशंस आर बिकॉज ऑफ मल्टीपल अलील्स एट सिंगल लोकस। अब वेरिएशन क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में मल्टीपल अलील्स एट सिंगल लोकस अगर हो कि कोई एक जगह पर मदर और फादर का जो है दोनों का अलील अलग अलग हो, हाँ, इम्यून सिस्टम के लिए, तो कोई एक एक्सप्रेस होगा और इसी वजह से वेरिएशन आता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस अलील्स डिफर इन डिफरेंट एथनिक ग्रुप। वही सिस्टम है कि ब्लड ग्रुप जैसे हम देखते हैं कि बी पॉजिटिव जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ज़्यादा पाया जाता है, उसी तरह से हमारा जो इम्यूनोग्लोबुलिन का जो सिस्टम्स है, जो अलील्स है अलग अलग, उनका फ्रीक्वेंसी भी पॉपुलेशन वाइज डिफ़र करता है, ठीक है। अभी देखिए, ये तो हमने देख लिया कि कैसे होता है। अब इसका हम एप्लीकेशन देखते हैं टू स्टडी पॉपुलेशन वेरिएशन। हमारा मकसद यहाँ पे इम्यून सिस्टम को पढ़ना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे इम्यून सिस्टम का यूज़ करके पॉपुलेशन जेनेटिक्स को पढ़ना है, ठीक है। इसलिए हम इस डायरेक्शन में ही बढ़ रहे हैं। तो व्हेन ब्लड सैंपल ऑफ डिफरेंट ह्यूमंस आर रिएक्टेड विथ एंटीसेरा obtained from rabbit, it is found that individuals differ in extent of reaction with antisera। तो कैसे हम स्टडी करते हैं ये उसका तरीका दिया हुआ है, तो इसको और डिटेल में हम आपसे डिस्कस करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे हम एंटीजन को यूज़ करके एंटीसेरा ऑब्टेन करते हैं और फिर उसे यूज़ करके हम एक पॉपुलेशन में जेनेटिक डिफरेंस पता करते हैं एंटीबॉडीज़ से, ठीक है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि एंटीजन किसी ह्यूमन में इंजेक्ट किया जाता है जिससे हमारे एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं, और उन एंटीबॉडीज़ को डेवलप करके सेपरेट एंड प्यूरीफाई करके अलग कर लिया जाता है। अब ह्यूमन के जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर हम उसे इंजेक्ट करते हैं रैबिट में या किसी अदर एक्सपेरिमेंटल एनिमल में, तो हमारे एंटीबॉडीज़ उसके लिए एंटीजन का काम करेंगे, और रैबिट में हमारे एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट उनके एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगे, ठीक है। तो रैबिट के जो एंटीबॉडीज़ होंगे, रैबिट का ब्लड हम लेंगे सैंपल के लिए बाहर, और उसका जो एंटीसेरा होगा जिसमें कि उसके एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगे। एंटीसेरा कहते हैं हम लोग जो ब्लड, जब उसमें एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं वैसे कंडीशन में ब्लड को लिया जाए और उसमें से बाकी अदर सेल्स को निकाल दिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड एंटीबॉडीज़ बचे और ब्लड सीरम बचे, थोड़ा बहुत उसमें और भी प्रोटीन और विटामिन्स मौजूद हो सकता है जो हमारे ब्लड में होता है, बट मोस्टली वो कॉन्सेंट्रेटेड एंटीबॉडीज़ रहेगा रैबिट का या जिस भी एनिमल का हम लेंगे। अब इस एंटीसेरा को बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, ऐसे नॉर्मली यूज़ किया जाता है ह्यूमंस में या किसी अदर एनिमल्स में, मतलब एज टू डेवलप रेजिस्टेंस, ओके। बट वी से दैट वैक्सीनेशन सिमिलर टू समथिंग लाइक वैक्सीनेशन, इस प्रोसेस में एंटीसेरा का यूज़ किया जाता है। तो अब इस एंटीसेरा को हम अलग अलग इंडिविजुअल्स के साथ रिएक्ट करके देखेंगे
कि अलग अलग इंडिविजुअल के ब्लड सैंपल्स से रिएक्ट करने पर ये किस तरह का आउटपुट दे रहा है। मतलब कि अभी एंटीसेरा हमारे लिए हमारे ब्लड सैंपल से जब रिएक्ट करेगा तो हमारा अलग अलग एंटीबॉडी इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा। तो वो रिस्पॉन्स हर एक इंडिविजुअल के लिए थोड़ा अलग होता है और पॉपुलेशन वाइज भी अगर उसको हम देखेंगे तो उसमें डिफरेंस मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए देर आर 3 INV फैक्टर्स 1, 2 एंड 3 जो हमने पीछे बात की थी INV की, यहाँ पे बात की थी हमने INV सिस्टम जो कि कप्पा लाइट चेन से एसोसिएटेड था। तो INV 1, 2, 3 पॉपुलेशन में व्हेन पॉपुलेशन इज सर्वेड विथ एंटीसेरा it was found that factor 1 and 2 are fairly common in Venezuelan Indians where it is rare and low in Europeans। ठीक है, तो अभी पीछे भी हमने यही बात की थी कि कैसे ब्लड ग्रुप से हम लोग देखते हैं कि B पॉजिटिव किसी एरिया में ज़्यादा है, किसी कहीं पे A पॉजिटिव ज़्यादा है, कहीं पे O ज़्यादा है। तो वैसे ही हमारा जो एंटीबॉडीज़ है उसमें INV फैक्टर 1, 2 जो है वो वेनेजुएलन इंडियंस में बहुत कॉमन है बट अदर यूरोपियंस में रेयर है। ठीक है, तो इस तरह से हम पॉपुलेशन में डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि यहाँ भी वही पॉइंट लिखा हुआ है। पॉपुलेशन में हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना मतलब वेरिएशन है एंटीबॉडी का, जेनेटिक डिफरेंसेस कैसे। ठीक है, अब प्रोसेस तो हमने देख लिया एंटीसेरा ऑब्टेन करने का और फिर कैसे उसको यूज़ करते हैं। बेसिकली उसी को मेथडोलॉजी के रूप में भी हम लिख सकते हैं कि और क्या तरीके हैं कि इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स आर डिपेंडेंट ऑन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ये हम जानते हैं। इफ़ प्रोटीन ऑफ एंटीबॉडीज हेवी चेन इज ट्रीटेड विथ फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड, तो फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड से और उसके बाद माइल्ड एसिड से रिएक्शन करने पर क्या होता है, द टर्मिनल एमिनो एसिड इज सेपरेटेड विच देन कैन बी एनालाइज्ड। ठीक है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है उसका टर्मिनल जो अमीनो एसिड चेन होगा वो सेपरेट हो जाएगा और हम उसे स्टडी कर सकते हैं। क्या टेक्निक यूज़ करते हैं प्रोटीन्स को स्टडी करने के लिए, एंटीबॉडीज़ का जो प्रोटीन होता है, तो उसे कहते हैं हम इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज इन ब्लड आर सेपरेटेड यूजिंग इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट, देन द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन ब्लड इज कंपेयर्ड विथ नॉर्मल लेवल्स। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म हो गया इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप जब भी इम्यून सिस्टम के बारे में लिखेंगे और जेनेटिक स्टडी के बारे में तो इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस हम मेंशन कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का यूज़ करके जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ हैं वो अरेंज हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग अपना चार्ज के अकॉर्डिंग। फिर क्या है, एंटीबॉडीज़ फ्रॉम ब्लड आर सेपरेटेड एंड प्यूरिफाइड, स्टडीड एंड देयर अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन डिटरमाइंड। अभी ऊपर हमने देखा था कि फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड से हम टर्मिनल अमीनो एसिड को रिमूव कर सकते हैं और फिर उसे स्टडी करते हैं। वैसे ही एंटीबॉडीज़ को हम कम्प्लीटली मतलब ब्लड से सेपरेट करके प्यूरिफाई करके भी स्टडी करते हैं। उनके अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन को स्टडी करने का एक ये भी तरीका है जो ऊपर हमने देखा था कि इससे ब्रेक करके, और भी तरीके हैं। इट हैज़ बीन फाउंड दैट एंटीबॉडीज़ elicited by different individuals differ in amino acid composition of different chains। तो हर एक इंडिविजुअल से जो लिया गया उसमें पाया गया कि अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। ठीक है, और इसी का फ़ायदा उठाकर हम इसको जेनेटिक स्टडी में यूज़ करते हैं। और इसके यूजेस क्या हैं जो हम एंटीबॉडी का स्टडी कर रहे हैं, उसके यूजेस और भी है कि स्टडी ऑफ HLA इनकॉम्पैटिबिलिटी और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन क्यों होता है, तो एंटीबॉडीज़ इसमें रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ट्रांसप्लांट को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने में, HLA इनकॉम्पैटिबिलिटी बताने में। और फिर ABO जो ब्लड ग्रुप का मैं बात कर रहा था उसके भी इनकॉम्पैटिबिलिटी, क्लम्पिंग ऑफ ब्लड व्हेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड मिक्सेस। ठीक है, तो अलग अलग ब्लड जब रिएक्ट करता है, जैसे कि एक पर्सन का ब्लड दूसरे पर्सन में अगर डाल दिया जाए तो वो इनकॉम्पैटिबल हो जाता है। ठीक है, वो कोगुलेट हो जाता है और फिर मतलब ह्यूमन
इवन इवन ह्यूमन बींग्स कैन डाई, ठीक है। तो इतना इनकॉम्पेटेबिलिटी होता है हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से। तो वही है, और भी है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, मतलब इस जो इम्यून सिस्टम का स्टडी हम कर रहे हैं उससे हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स के स्ट्रक्चर फंक्शन को समझ सकते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को समझ सकते हैं, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी को समझ सकते हैं, स्टडी ऑफ हेरिडेटरी इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज़, ठीक है, और ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे कहते हैं। हमारा ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत ही डेंजरस होता है, तो उसको समझने में भी ये हेल्प कर सकता है। और उसका ट्रीटमेंट में इम्यूनोजेनेटिक्स ऑफ एजिंग हम कैसे बूढ़े होते हैं उसमें भी हेल्प करता है ये समझने में। तो इस टॉपिक में इतना ही अभी था, और इतना सफिशिएंट है किसी भी 15 to 20 मार्कर क्वेश्चन के लिए। अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाहेंगे तो ऑफ कोर्स एक्सपैंड कर सकते हैं आप, और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दीजिए टर्म्स को तो एक्सपैंड हो जाएगा। बट जो इसका क्रक्स यही है कि हमारे अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो हर एक इंडिविजुअल में डिफ़र करते हैं इन द कांस्टेंट रीजन। वेरिएबल रीजन तो डिफ़र करता ही करता है, कांस्टेंट रीजन में भी जेनेटिक्स की वजह से डिफरेंस पाया जाता है। तो इसी को हम स्टडी करके जेनेटिक स्टडी करते हैं पॉपुलेशन का, कि कितना डिफरेंस कितना वेरिएशन पाया जाता है, ठीक है। इसके लिए हमने सिस्टम देखा, जीएम सिस्टम, एएम सिस्टम, आईएनवी सिस्टम, ओजेड सिस्टम। इन सिस्टम्स की मदद से हम क्लासिफाई करते हैं पॉपुलेशन को कि किस में, जैसे आईएनवी में हमने देखा 1 2 3, तो पॉपुलेशन में 1 2 वाला फैक्टर कितना है, 3 वाला फैक्टर कितना है, तो ये सब यूज़ करके हम जेनेटिक स्टडी कर लेते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ टर्म्स अगर क्लियर नहीं है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।